समय दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जितनी उथल पुथल है, जितना बम बारूद मिसाइल ड्रोन है, इस सब के बीच सबसे ज्यादा खुश हैं पुतिन। कहते हैं ना कर्मा बैक जो कहते हैं, वो सब कुछ घूमकर मिडिल ईस्ट में वापस आ गया है। इस बार फंसा अमेरिका है, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश कह लीजिए। और इस बार पुतिन कह रहे हैं, हेलो दोस्तों साथियों, मदद चाहिए, बताओ ईरान हमारा दोस्त है, हम रोक देंगे। पुतिन कई तरह से खेल रहे हैं। पुतिन आर्थिक मोर्चे पर भी खेल रहे हैं, पुतिन खुफिया जानकारी के लिहाज से भी खेल रहे हैं, पुतिन सामरिक मोर्चे पर भी खेल रहे हैं। वो हर खेल जो यूक्रेन के मोर्चे पर रूस के साथ, मॉस्को के साथ, नाटो के देश और अमेरिका खेल रहे थे, अब मौका पुतिन का है। आखिर ईरान इतना चढ़ बढ़ के हमला कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम मार रहा है, शाहिद 136 ड्रोन जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस, ऑफिशियल सेज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता हो, पुतिन चाहते हैं आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए बंद कर दो। यहां जितना से ज्यादा टैंकर फंस जाए, ये सब पुतिन को खुश करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल दुनिया के देशों तक नहीं जाएगा, ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो दुनिया की मजबूरी बन जाएगा रूस, अमेरिका की मजबूरी बन जाएगा रूस। दर्शकों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आज के दौर में सबसे ज्यादा खुश नेता कौन है, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेता जो एकदम आनंद में होगा, बहुत मौज में होगा, वो कौन होगा आपकी नजर में? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे लिहाज से तो व्लादिमीर पुतिन है। इस समय दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जितनी उथल पुथल है, जितना बम बारूद मिसाइल ड्रोन है, इस सब के बीच सबसे ज्यादा खुश हैं पुतिन। क्योंकि पुतिन ने जब बम बारूदी वाला मामला शुरू किया यूक्रेन के खिलाफ, तो तमाम देश, यूरोप के, अमेरिका, सब एक साथ जो है यूक्रेन के पीछे खड़े हो गए। वरना यूक्रेन की हैसियत नहीं थी कि वो रशियन माइट को 3 साल 4 साल तक चैलेंज कर सकता, लेकिन वो किया गया क्योंकि नाटो के देश यूक्रेन के साथ रहे, पैसा, हथियार, सब कुछ दिया, और किसी भी तरीके से ये तैयारी की गई कि पुतिन को, रशिया को कमजोर किया जाए, कमजोर सामरिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। युद्ध में जब कोई देश बड़े दिनों तक रहता है, बड़े समय तक रहता है, तो ये कोई बड़ा सामान्य ज्ञान है कि उसमें फिर आपको आर्थिक गति आपकी रुकती है, आपको आर्थिक चोट लगता है। लेकिन जब यही सब कुछ ईरान के मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका के साथ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी असेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी सैनिकों की मौत जब हो रही है, तब व्लादिमीर पुतिन बड़े खुश हैं। क्योंकि अमेरिका रूसी सैनिकों की मौत की मजाक उड़ा रहा था, रूसी सैनिकों के मौत का मजाक नाटो के देश भी बना रहे थे। और इसीलिए अब जब ईरान के मोर्चे पर वही सिचुएशन है जो रूस ने फेस किया है कि आप युद्ध तो शुरू कर देते हो, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि युद्ध रुकेगा कैसे, रोका कैसे जा सकता है। और 10 दिन से ज्यादा समय से ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और जवाबी कार्रवाई केवल इजराइल पर नहीं हो रहा है, जवाबी कार्रवाई हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के हर उस देश पर जिसने अमेरिका को सैन्य अड्डे दे रखे हैं, अमेरिकी सैनिकों को ठिकाना दे रखा है। और उसी बीच खबर एक और आती है, वो ये, आपको पता है जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम यह हुआ कि रूस के दुनिया भर में तमाम जो असेट्स थे, यूरोप में जो असेट्स थे, उन तमाम असेट्स को जो है सीज कर दिया गया। रूसी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया, रूबल पर बैन लगा दिया, रूसी करेंसी में व्यापार करने पर बैन लगा दिया गया, रूसी तेल खरीदने वाले लोगों पर, देशों पर सैंक्शंस की बात की गई। रूस का पूरा सिस्टम इतना पेचीदा बना दिया गया कि जो रूस के पास आएगा, जो रूस के साथ बैठेगा, वो सब बर्बाद होंगे। रूस को बर्बाद करने की एक प्रॉपर पटकथा लिख दी गई। अब वही सब कुछ घूम कर 360 कहते हैं ना, कर्मा बैक जो कहते हैं, वो सब कुछ घूमकर मिडिल ईस्ट में वापस आ गया है। इस बार फंसा अमेरिका है, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश कह लीजिए।
और इस बार पुतिन कह रहे हैं, हेलो दोस्तों साथियों, मदद चाहिए, बताओ बताओ, ईरान हमारा दोस्त है, हम रोक देंगे। अरे इसका लौंडा, ये खामनेई साहब का लड़का हमारे सामने बड़ा हुआ, हम रोक देंगे, बताओ, बोलो तो सही। और दूसरा क्या है, खुश इसलिए भी हैं क्योंकि अब एक बड़ा मौका है पुतिन के पास कि ये चाहेंगे तो अब दुनिया भर में व्यापार करेंगे, दुनिया के देशों को तेल बेचेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, जिस इलाके की करीब चौड़ाई जो है, एक जगह पर आकर ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके की चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है। और इस इलाके से होकर दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 30% इसी इलाके से होकर गुजरता है। अब वो चाहे इराक हो या सऊदी अरबिया हो या यूएई हो, इन सब में, या ईरान हो, इनसे जो भी लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, मसलन आप तेल खरीद रहे हो, आप गैस खरीद रहे हो, आपका जो शिप कंटेनर होगा वो गुजरेगा यहीं से, जो शिप टैंकर होगा उसको गुजरना यहीं से है। ईरान ने किया है क्या, ईरान ने इस पूरे इलाके में माइंस बिछा दिए हैं, बारूदी माइंस। और जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि जैसे सीमाओं पर जो माइंस बिछे रहते हैं, जैसे गलती से किसी का पैर पड़ गया मतलब नीचे बॉम्ब जैसा चीज़ है जो एक्टिवेट हो गया, और अगर आपने वो वजन हटाया तो वो फटा। उसी तरह की व्यवस्था समंदर में कर दी गई है कि अगर ऊपर से कोई जहाज जा रहा है और वहां हलचल हुई तो फिर वो माइंस ब्लास्ट करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से माइंस से भर दिया गया है, ऐसा अमेरिकी अथॉरिटीज कह रही हैं। और दर्शकों, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में कम से कम 2000 से ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं, टैंकर्स जो हैं, वो फंसे हुए हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ टैंकर फंसे हुए हैं तो पुतिन खुश क्यों है? पुतिन खुश है भाई, यहां जितना ज्यादा से ज्यादा माइंस बिछ जाए, यहां जितना से ज्यादा टैंकर फंस जाए, ये सब पुतिन को खुश करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल दुनिया के देशों तक नहीं जाएगा, ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो फिर दुनिया के बहुत सारे देश रूस का भी रुख करेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो दुनिया की मजबूरी बन जाएगा रूस, अमेरिका की मजबूरी बन जाएगा रूस, और फिर आपने जो तमाम तरह के सैंक्शंस रूस पर लगा रखे हैं, आपको उसको थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। ये जो नाटो के देशों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे रशियन ऑयल्स पर, रशियन कंपनीज पर, उनको हल्का करना पड़ेगा। क्योंकि अब पुतिन कह रहे हैं ठीक है, लड़ाई वड़ाई चल रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन हम हमारी ऊर्जा जरूरतों का ख्याल उन दोस्तों का रखेंगे जो एशिया में है। कहने का मतलब भारत और चीन। पुतिन कह रहे हैं कि यूरोप को गैस की क्या जरूरत है, अपने वालों को देंगे। और यूरोप का सिचुएशन क्या है, कई देशों में तो सूरज निकलता ही नहीं है, इतनी बर्फबारी होती है। आपको दिन और रात का अगर आप सूरज की रोशनी से अंदाजा लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि सूरज कई देशों में उगता ही नहीं। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इतनी सर्दी है, यूरोप तो ठिठुर जाएगा अगर रूस का गैस और पेट्रोलियम वहां तक नहीं जाता है तो। और पुतिन ये जानते हैं कि ये उनकी दुखती रग है। दूसरा, जब जिसका मौका आता है आदमी अपने तरीके से काम करता है। पुतिन को जब यूक्रेन में तमाम देशों ने फंसाया और एक ऐसा युद्ध जो कुछ महीनों या कुछ दिनों का था उसको सालों तक लेकर के चले गए, तो फिर आज ये पुतिन का मौका है। दो तरीके का मौका है, बिजनेस के स्तर पर जो है सो है ही, दूसरा है सामरिक स्तर पर अमेरिका को यहां फंसा करके रखना। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसता है, मतलब ईरान के मोर्चे पर यह युद्ध लंबा खिंचता है, का मतलब यह है, अमेरिका के फंसने का मतलब है कि नाटो के देशों की भी एंट्री होगी। नाटो के देश अगर एंटर करते हैं तो लड़ाई का दायरा दोनों बढ़ जाएगा, जो ईरान ऑलरेडी चाहता है। ईरान ऑलरेडी अपने आस पड़ोस के देशों को मार रहा है। उसने यूएई को मारा है, उसने सऊदी अरबिया को मारा है, उसने इराक को मारा है, वो लेबनान को मार रहा है, जॉर्डन को मार रहा है। आस पड़ोस का कोई भी देश जहां अमेरिका की सेनाएं, अमेरिकी सैन्य अड्डे,
अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी रडार साइट्स, अमेरिकी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो कुछ भी है ईरान उनको निशाना बना रहा है। पुतिन कई तरह से खेल रहे हैं। पुतिन आर्थिक मोर्चे पर भी खेल रहे हैं, पुतिन खुफिया जानकारी के लिहाज से भी खेल रहे हैं, पुतिन सामरिक मोर्चे पर भी खेल रहे हैं। वो हर खेल जो यूक्रेन के मोर्चे पर रूस के साथ, मॉस्को के साथ, नाटो के देश और अमेरिका खेल रहे थे, अब मौका पुतिन का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता हो, पुतिन चाहते हैं आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए बंद कर दो, बंद कर दो। और पुतिन को रत्ती भर रिग्रेट नहीं है, रत्ती भर रिग्रेट नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उनको यह लगता है कि ये अब मॉस्को का मौका है। अगर अमेरिका यूक्रेन को फंसा करके रखता है, मॉस्को का यह मौका है कि वो चाहे खुफिया मदद हो, वो चाहे सामरिक मदद हो, वो जिस भी तरह की मदद हो, वो ईरानियंस को दी जानी चाहिए। और इसीलिए फिर आपको अगली खबर पर गौर करना चाहिए, वो ये जो हमने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस बिछाए जा रहे हैं। लेकिन ईरानियंस क्या कह रहे हैं? ईरानियंस ये कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकी कह रहे हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन से भर दिया है, हम अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये माइंस बिछाने के लिए हमें नेवी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के नेवी के 10 से ज्यादा शिप्स जो हैं बर्बाद कर दिए, जिसमें दिखाया गया कि लगातार ईरानी नेवी के शिप्स पर अमेरिकी फोर्सेस हमला कर रही हैं। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है, इतने पर ही ईरान की नेवी खत्म नहीं होती है। 2025 का एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये 2025 का है। ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ईरानी नेवल की, जिसमें हाई स्पीड रोबोट्स और ऐसी बोट्स जो रियल टाइम पर साथ के साथ माइंस बिछा सकती हैं, इस तरह के बोट्स दिखाई दे रहे हैं। और इनकी संख्या कितनी है, ये कितने नंबर्स में है, इसका कोई खुलासा नहीं है। का मतलब ये कि अगर अमेरिका 10-20 इस तरह के बोट्स मार भी देता है, उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर ईरान चाहेगा कि उसको माइन बिछानी है, तो वो उसकी कैपेबिलिटी को कम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है जो ईरानियंस कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको माइन बिछाने के लिए जो है समंदर में उतरने की कोई जरूरत नहीं, हमको नेवी की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास ये वाला सिस्टम है जो रियल टाइम पर, और हमने ये नई बनाई है, नई टेक्नोलॉजी है, हम रॉकेट के जरिए समंदर में माइंस बिछा देंगे। और ये अमेरिका के लिए नई परेशानी की बात है, नई दिक्कत की बात है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब हो कैसे रहा है। आखिर ईरान इतना चढ़ बढ़ के हमला कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम मार रहा है, शाहिद 136 ड्रोन जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस, ऑफिशियल सेज। दर्शकों आप सोचिए, आप ये सोचिए कि एक देश जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई, जिसकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई, आखिर वहां ये सब कुछ चल कैसे रहा है कि लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है। पूरे ईरान में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो डिप्लोमेटिक थे या प्रशासन के थे या फिर मिलिट्री के थे, उन सबको जो भी दिखाई देता था या जो भी जानकारी अमेरिका और इजराइल के पास रही होगी, उन सबको खत्म कर दिया गया। बावजूद इसके ये हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो सवाल ये है जो वॉशिंगटन पोस्ट पूछ रहा है कि ये जो लोकेशंस हैं, ये जो अमेरिकी फोर्सेस की लोकेशंस हैं, इनका दावा ये है कि वो दिया जा रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी जा रही है रूस की तरफ से ईरानियंस को, और ईरानियंस उस लिहाज से अटैक कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, थाड़ का रडार है जो जॉर्डन में तैनात था, उसको ईरानियंस ने खत्म कर दिया। थार्ड एयर डिफेंस का रडार कहां पर, यूएई में, रुवाइस में, उसको भी खत्म कर दिया। थार्ड का रडार एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड उसी का रडार है, उसका सदर में यूएई में, उसको भी खत्म कर दिया। थार्ड का रडार सुल्तान बेस सऊदी में, उसको भी खत्म किया। और बैलिस्टिक मिसाइल ईडब्ल्यू रडार जो कतर में था, उसको भी खत्म किया। वॉशिंगटन पोस्ट ये दावा कर रहा है कि ये जो हर जगह पर, वो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट हो,
वो चाहे अमेरिका इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे मिलिट्री बेसेस हो, या फिर मोसाद कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, मोसाद के लोग कहाँ बैठे हुए हैं, या फिर CIA के लोग कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा अमेरिकी सैन्य अड्डा खाली है, वहाँ के लोग अभी फलाने होटल में बैठे हुए हैं। आप देखो ना, आप देखो, शुरू में लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई दुबई के अंदर होटल्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं होटल्स के ऊपर, बहरीन में, कतर में या आबू धाबी में, इन सब जगहों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर हमले हुए हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं, 5 सितारा होटल्स को निशाना बनाया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि रशिया की तरफ से रियल टाइम इनपुट्स दे दिए गए, हेलो इस जगह पर बैठ के UAE में मोसाद के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इनको ठोको, इस जगह बैठ के CIA के लोग ऑपरेट कर रहे हैं अबू धाबी में, इनको भी ठोको। और यही कारण है कि जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, उनको तो निशाना बनाया ही बनाया, लेकिन हमने आपने जो देखा कि बिल्डिंगों के ऊपर आके ड्रोन गिर रहे हैं, बिल्डिंगों के ऊपर आके रॉकेट्स गिर रहे हैं, ये ऐसा नहीं था कि ऐसे ही दाग दिए जा रहे थे, बाकायदा वहाँ की रियल टाइम लोकेशन दी जा रही थी, कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे थे, GPS दिया जा रहा था और बताया जा रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। यानी जो खुफिया जानकारी अमेरिकी सेना के परिचालन को लेकर है, उनके मूवमेंट्स को लेकर है, ये सारी जानकारी ईरान को कौन मुहैया करा रहा है? जो अमेरिकी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो पुतिन कर रहे हैं, रशिया कर रहा है। और यही कारण है कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ईरान सैटेलाइट इमेजेस और GPS और कोऑर्डिनेट्स लेकर के हमले कर देगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 2000-3000 किलोमीटर है, लेकिन वो जाके उसी होटल या उसी कमरे में जाके फूटे जहां मोसाद के लोग या अमेरिकी सेना के लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो 2000 किलोमीटर तक चले जाएंगे, वो कहां जाएंगे, किस जगह फटेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब प्रिसाइज नहीं है। लेकिन उनको प्रिसाइज लोकेशन बाकायदा दिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं, और उस आधार पर ईरान अपना जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पुतिन अभी दुनिया के सबसे ज्यादा खुश आदमी है। वो ये चाहेंगे, मॉस्को ये चाहेगा कि ईरान का युद्ध चाहे जितना लंबा हो उसको खींचा जाए। अब इसके लिए रूस को चाहे जितनी खुफिया जानकारी देनी पड़े या फिर ईरान को हथियारों से मदद करनी पड़े, तो हो सकता है मॉस्को इसके लिए भी तैयार होगा, क्योंकि मॉस्को ये जानता है कि ईरान युद्ध जितना लंबा खींचा उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, यूक्रेन में रशिया का मामला जो है ज़्यादा भारी होता चला जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका इधर व्यस्त हुआ, उलझा, तो ये जरूर है कि फिर यूक्रेन के मोर्चे पर रशिया यूक्रेन को बहुत मारेगा। और जिस दिन टेबल पर बात होनी शुरू होगी तो फिर ईरान पर अगर टेबल पर चर्चा होगी, नाटो के देश और अमेरिका बैठेंगे, उसमें एक पार्टी रूस भी होगा ईरान की तरफ से, तो दूसरी तरफ रूस भी चाहेगा कि जब ये चर्चा कर रहे हो तो थोड़ा यूक्रेन का भी मामला एक ही साथ उठा लो। और अगर ये युद्ध लंबा भी चलता है, ऑलरेडी आपको पता है कि अमेरिका ने कहा है कि हम दुनिया के मार्केट्स को जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए हम रशियन ऑयल्स पर जो भी सैंक्शंस हैं हम उनको कम कर रहे हैं ताकि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी जितना लंबा ये खींचेगा मामला ईरान वाला, पुतिन दुनिया भर के देशों को अपना तेल भी बेचेंगे, अपनी मनमर्जी की कीमत पर बेचेंगे, किसी मजबूरी में नहीं बेचेंगे। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस जो है वो रियल विनर के तौर पर व्लादिमीर पुतिन को बनाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही ये विश्लेषण के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आप भी ये मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ही असल विनर हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।